हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ है एसडीपीआई के स्टेट प्रेसिडेंट एडवोकेट अजहर तांबोली साहब फ्रॉम पुणे। ये एसडीपीआई की जो पार्टी है ये भीड़ में जो नया नया हमें देखने मिल रहा है, तो मेरा इनसे एक सवाल था कि मैं आपसे अगर आपकी पार्टी के ताल्लुक से कुछ ऐसे तीखे सवाल करूं, कुछ इल्ज़ामात लगाऊं, तो क्या आप इसके आंसर देने के लिए रेडी हैं? तो ही हम पॉडकास्ट करेंगे। तो सर ने कहा कि आई एम रेडी टू डू डैट। तो देखते हैं। वेलकम सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। एसडीपीआई, आप यहाँ क्यों आए? पहले हमारे पास बहुत सी पार्टियाँ हैं सर। अब मैं जो इस पार्टी को मानता हूँ ना सर, कि जितना मैंने देखा है आपकी पार्टी को, तो मुझे सिर्फ ये एक मुस्लिम पार्टी नज़र आती है। हाँ, कि ये आपके नाम में है वो कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, पर उसमें मुझे कोई डेमोक्रेसी नज़र नहीं आई। मुझे बस ये एक मुस्लिम पार्टी नज़र आती है। दैट्स ग्रेट। सी, सबसे पहले तो ये है कि हम लोग यहाँ क्यों आए। हम यहाँ अब तक जो सियासत होती आई है भीड़ में, खास करके भीड़ की अगर बाहर महाराष्ट्र में बोलिए जो पहचान है, वो पहचान किस नज़र से देखा जाता है कि वहाँ पे जो क्रिमिनल क्राइम एंड यू से करप्शन, इस तरीके की एक इमेज बनी पड़ी है। और यहाँ की जो आवाम है आज भी भीड़, हम लोग इतने सब कुछ प्रोग्रेस है, 5 ट्रिलियन की बात करते हैं इस मुल्क में, लेकिन भीड़ के अंदर आज भी वो मोहल्ले हैं, वो प्रभाग है जहाँ पर 30 से 40 दिन तक पानी नहीं आता। बेसिक एम्यूनिटीज़ यहाँ के लोगों की नहीं है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए पिछले साल 1.5 साल से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने इलेक्शन आ गया तो हम लोग यहाँ पे आ गए, वी आर हेयर, बट अभी हम लोग इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बेहतरी के लिए। और एक नया जो है हम लोग एक विजन लेके आए हैं भीड़ की आवाम के लिए भी। तो ये सब तो सारी पार्टी अभी तो बोल रही है ना, ये सब हम लोग करेंगे बल्कि। तो आप अंदर क्यों आए? क्या आप भी वही अल्लाह रसूल की बात करके वोट लेने तो नहीं आए? हमारे पास उसकी कमी नहीं है। एग्जैक्टली मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि इसके पहले आपने सवाल किया था कि आपके अंदर डेमोक्रेटिक नाम में तो है मगर डेमोक्रेसी नज़र नहीं आती, आप मुस्लिम पार्टी नज़र। सबसे पहले ये है कि हम ये समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर द मोस्ट डेमोक्रेटिक अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो वो हमारी पार्टी है। बिकॉज हमारा इंटरनल इलेक्शन सिस्टम है, यहाँ पे रिश्तेदारी दोस्त की बुनियाद पे हमारे पद और ये डिसाइड नहीं होते हैं। एक काउंसिल सिस्टम है हमारा, इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, बाकायदा उससे होता है। अगेन दूसरी बात यह है कि आपको हमारे पार्टी में अभी अक्सरियत में मुस्लिम नज़र आते हैं, बट आप ये मत भूलिए कि यही पार्टी के अंदर हमारे महाराष्ट्र के वाइस प्रेसिडेंट सदाशिव त्रिपाठी साहब है, अशोक जादव साहब है। हम हर कम्युनिटी को इस पार्टी में रिप्रेजेंट ये करते हैं, उनका पार्टिसिपेशन रहता है। लेकिन शुरुआत में जो है आप देखेंगे, इवन जब बसपा चालू हो गई तो आपको एससी कम्युनिटी के लोग ज़्यादा थे उसमें। इट डजंट मीन कि वो पर्टिकुलर कम्युनिटी की पार्टी है। हम यहाँ के हर भारतीय के लिए ये पार्टी लेके आए हैं, ऐसा लिमिटेड नहीं। और दूसरा जो आपने अभी बोला कि कहीं आप इमोशनल ना रहे और ये सारी चीज़ें, सबसे पहले ये है कि हम हमारे पार्टी के अंदर ही हमने रिलीजन को दूर रखा हुआ है। हमारी पार्टी कोई भी रिलीजियस फंक्शन, रिलीजियस प्रोग्राम नहीं करती है, वेदर वो मुस्लिम कम्युनिटी का हो, हिंदू कम्युनिटी का हो, क्रिश्चियन हो। हम एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, पॉलिटिकल पार्टी है। हमारे पार्टी के लिए 2 ही फेस्टिवल है, 15 अगस्त और 26 जनवरी। मतलब आप वो नारे नहीं लगाते? बिल्कुल नहीं। क्यों? मुसलमानों के नारे लगाकर उन्हें एक करो, उन्हें इमोशनल करो। एक्चुअली सबसे मैं समझता हूँ कि बीजेपी और दीगर जो भी पार्टियां रहेंगे जो धर्म के नाम के ऊपर वोट मांगेंगे जी, तो मुझे लगता है कि ये सब भूल भुलाया होता है। और इमोशनल पॉलिटिक्स जो है ना भारत के लिए अच्छा है, ना मुसलमानों के लिए अच्छा है, ना भीड़वासियों के लिए अच्छा है, क्योंकि इररिलेवेंसी है जी। मैं नारे तकबीर अल्लाह अकबर वो लगाने की जगह अलग होती है जी। तेरा मेरा रिश्ता क्या, इस तरह की लगाने की जगह अलग होती है। अगर कोई हिंदुत्ववादी जय श्री राम बोल रहा है अपने पॉलिटिकल प्रचार में, ये कर रहा है, तो वो जगह नहीं है। जय श्री राम की जगह पॉलिटिकल पार्टी के प्रचार की नहीं है। वो मंदिर में अच्छे हैं, वो अपने धार्मिक स्थलों में दीजिए। लेकिन जब इस तरीके का इमोशनल पॉलिटिक्स किया जाता है ना, तो समझ लीजिए कि आपके अहम मुद्दे जो है टोटली बाजू में रहते हैं। नहीं, ये हम नहीं समझा पाएंगे। हमारी आम जनता को ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आती सर। नहीं, मगर मैं सर, जो पार्टियां अभी फ़िलहाल अच्छा काम कर रही हैं, जैसे ये अजीत पवार साहब हैं, तो उन्होंने भी अभी अच्छा काम करते नज़र आ रहे हैं कि पहले जैसा वो टिकट नहीं देते थे, लेकिन अब दे रहे हैं, तो अभी आपको दिक्कत है। वेरी गुड।
आप एक बात समझिए कि मुस्लिम समाज के लोग जो है खुले तौर पे बीजेपी में जा नहीं सकते, एकदम फ्रैंकली। बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी भी लगता है कि शर्म हया थोड़ी सी दिखती है, भाजपा में नहीं जा सकते, और भाजपा को भी मालूम है कि मुसलमान हमारे पास डायरेक्ट नहीं आने। तो प्रॉक्सी जो एंट्री होती है ना, मुसलमानों की ज़रूरत तो है इनको, तो अजीत पवार की जो गुलाबी पार्टी है उसके ज़रिए से जो है वो प्रॉक्सी एंट्री जो दे रहे हैं। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि कई मर्तबा देवेंद्र फडणवीस उन्होंने बोला कि हम लोग जो है विचारधारा में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, जो जिसको भी हम लोग ले रहे हैं हम ये चाहते हैं कि हमारे विचारधारा के अंदर आप रहे, विचारधारा के विरोध ना हो। विचारधारा भाजपा की सीधी सी है हिंदुत्व की, और क्या हमने नहीं देखा कि संग्राम जगताप उन्हीं का आमदार है, उन्हीं के आमदार जो है ना उठाओ दांडे भगाओ लांडे के नारे देते हैं। सिर्फ उतना ही नहीं, उसके बाद में अजीत पवार ने बोला, वहाँ पे जाके सभा लेके बोला कि हमने उनको समझाया हुआ है, ये करेंगे। उसके 2 दिन बाद जो है वो पूना में यवत में जाते हैं, वहीं पे सेम नारे दिए जाते हैं, सकल हिंदू सभा के नाम पे आक्रोश मोर्चा निकाला जाता है, और वहीं पे हम देखते हैं कि वहाँ पे हिंसा भड़कती है, मस्जिद के ऊपर भगवा रह जाता है। फिर उसके बाद और अहमदनगर में वो भाषण देते हैं संग्राम जगताप। ये सारा इंसिडेंट होता है, जब प्रेशर आता है तो नोटिस का नाम लिया जाता है। असल में इनको एक सॉफ्ट हिंदुत्व जो है इंट्रोड्यूस करना है गुलाबी रंग के आड़ में, और बात डेवलपमेंट की करेंगे पुरोगामी महाराष्ट्र। नोटिस क्या हुआ, नोटिस का हो कुछ फायदा नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए बेवकूफ़ बनाया जाता है। ना सिर्फ संग्राम जगताप, उसके आगे जाके बोलता हूँ आपको, सच में अगर पुरोगामी महाराष्ट्र की बात है, मुसलमानों की फिक्र है, कितने एक्शन लेने लगा है आपने, हेट क्राइम नहीं बढ़ रहा है, मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही है, आए दिन जो है ना इस्लाम के ऊपर तहमतें लगाई जा रही, नबी की शान में गुस्ताखी हो जा रही, किधर जाते हैं अजीत पवार, क्यों एक्शन लेने नहीं लगा सर, जाते मैं हैं? इस पे क्या बोल रहा हूँ कि आप जैसे बीजेपी के बारे में आपने कहा ना कि भाई नबी की शान में गुस्ताखी हुई, ये लोगों को भी समझ में आता है कि भाई नबी की शान में गुस्ताखी नहीं करनी है, कोई धार्मिक केस के भाषण नहीं देने हैं। मुझे ये बताओ, जैसे आपने बोला मुसलमानों का ऐसा नुकसान हो रहा है, हाँ, अब आप बीजेपी का टॉपिक निकाले ना आपने, मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि 2014 के बाद से जी भाजपा की जो सरकार आई, जो लोग चिढ़ते हैं, मुझे ये बताओ कि असल में 2014 के बाद से मुसलमानों का क्या नुकसान हुआ, और जिन धर्म के लोगों की ये पार्टी समझी जाती है उस धर्म के लोगों का क्या फ़ायदा हुआ, लोगों का पर्टिकुलर एक परसेंट मैं आता हूँ तरक्की के बारे में देखिए, कोई नुकसान नहीं हुआ सर हमारा। बहुत कुछ हुआ है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले जो है ना इस मुल्क का नुकसान हुआ। अमन जो है ना किसी भी मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अमन रहेगा आपकी स्टेबिलिटी बनेगी। जब स्टेबिलिटी होती है तो आप विकास की इसकी उसकी बातें कर सकते हैं। 2014 के बाद में से इस मुल्क में अगर कुछ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करते, यहाँ के शहरियों का सबसे बड़ा नुकसान वही होता है कि वो आपस में बढ़ गए, एक अविश्वास का वातावरण, असुरक्षितता। और दूसरा जो आप बोल रहे हैं कि मुसलमानों का नुकसान क्या हुआ, आज जो है मुस्लिम कम्युनिटी की आइडेंटिटी जो है वही एक क्राइम बनते जा रहा है। पहले चंद संगठन जो है मॉब लिंचिंग या मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट में बोलते थे, लेकिन आवाम में इतना जहर फैलाया गया है कि मेरा बच्चा अगर बाहर जा रहा है तो मुझे गारंटी नहीं है कि कौन उसका मुस्लिम हुलिया देख के उसका लिंचिंग करे। हमने जलगांव में देखा लिंचिंग हुए। अभी चंद दिन पहले, मैं कोंकण की बात बोलता आपको, कुछ कसूर नहीं था, आफ्ताब नाम का एक लड़का जिसके 2 बच्चे थे, बीवी थी, 2 बूढ़े माँ बाप थे। 1.5 महीने से हिंदुत्ववादियों ने जो ना, नीतीश राणे ने बताया था कि इकोनॉमिक बाइकआउट, मुसलमानों का बाइकआउट करना चाहिए, आर्थिक बहिष्कार। यही संग्राम जगताप अजीत पवार के पार्टी ने बोला। वो आफ्ताब 1.5 महीना कोशिश कर रहा था कि कुछ बेच के अपना घर चलाए, 1.5 महीने तक उसको हिंदुत्ववादी ने नहीं बेचने दिया, सिर्फ ये बोल के कि तुम मुस्लिम है। आखिरी में उसने फांसी लेके सुसाइड किया। सुसाइड करने से पहले उसने वीडियो बनाया, आँख में आंसू थे, मैं भी यहाँ का हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा कसूर ये है कि मैं मुसलमान हूँ। कोई बोला नहीं उस पर। उसी की बाजू में सुसाइड हुआ फलटन में, सारे नेता पहुँच गए, तुतारी वाले भी पहुँच गए, गुलाबी वाले भी पहुँच गए, सब पहुँच गए। उसी के बाजू में सुसाइड हुआ, कोई नहीं। ये इफेक्ट है, ऐसे कई आफ्ताब आपको महाराष्ट्र में दिखेंगे। जो धर्म के नाम पे जो राजनीति कर रहे हैं ना, तो आप लोगों को नहीं निकाल पाएंगे इससे कि ये लोग गलत कर रहे हैं, और हम लोग आपको इस ताल्लुक से जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जगाया उसे जाता है जो सो रहा हो, जागते हुए को नहीं जगा सकते जो सोने का नाटक कर रहा है। ये अब मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि खैर
के जो लोग हैं, नॉन मुस्लिम जो लोग हैं ना, कि अब जैसा आप बोलेंगे कि पेट्रोल का भाव कहीं भी जाने दो, कभी किसी मुसलमान को आपने नौकरी के लिए सवाल उठाते हुए देखे? नहीं। क्यों? हमको नौकरी करनी ही नहीं है। एग्जैक्टली। हाँ, हमको उतना पढ़ाई हम लोग करते ही नहीं है। पढ़ाई कौन कर रहे हैं? हमारे ये नॉन मुस्लिम भाई लोग। एमपीएससी का एग्ज़ाम कौन देता? हमारे नॉन मुस्लिम भाई लोग। यूपीएससी का एग्ज़ाम नॉन मुस्लिम भाई लोग। इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ 80% से 90% नॉन मुस्लिम की, ठीक है? तो नौकरी किसको नहीं मिल रही है? नॉन मुस्लिम को। मुसलमान को कभी नौकरी के लिए सवाल उठाते हुए देखा? Exactly. मुसलमान छोटी छोटी चीज़ों के लिए सवाल उठाता है, जो सारी पूरी हो रही है। ये एक दो जो छोटे छोटे इंसिडेंट ये लोग ऐसे करवाते हैं, ये ताकि ये माहौल गर्म रहे। हाँ, अगर हमने ये चीज़ें समझ गई कि ये सारी पॉलिटिकल एजेंडा है, जैसे ये अभी मुसलमानों ने मिलकर बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को बड़े एक प्रॉब्लम से बाहर निकाला, मुसलमानों ने निकाला मिल के। हम लोगों ने हेल्प नहीं की उनकी। क्यों? क्योंकि हमें उतना समझता नहीं। अब आप बोलेंगे कौन से प्रॉब्लम से हमने निकाले? याद है आपको कि दिवाली और दशहरे का टाइम चल रहा था, तो एक आई लव मोहम्मद का नारा निकला बाहर। हाँ, उसका वक्त था दिवाली और दशहरे का कुछ वक्त चल रहा था। उस वक्त 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी या हो चुकी थी वोट चोरी के ताल्लुक से, जिसमें ये सरकार फंसने वाली थी। हम लोगों ने आंदोलन करके, रैलियां निकाल के उस मुद्दे को छुपाकर हमने इनकी मदद की। सैयद साहब, एक बात बोलना चाहता हूँ मैं। आपने जो अभी पॉइंट आउट किया ना, हमारा यही बोलना है, सेम चीज़ पे हमें करना है। अभी जो थोड़ी देर मैंने बोला कि धर्म और राजनीति जब इसका खेल चलता है ना, तो असर मुद्देबाजी में रहते हैं। भाजपा विकास के नाम पे कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ नफरत की, धार्मिक इसकी नफरत की राजनीति कर रही है, नो डाउट। लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि नुकसान किसका हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये पर्सपेक्टिव से अच्छा है कि अक्सरियत में वो भले ही हिंदू खतरे में है बोलने का नारे पे जीतते आई है, लेकिन असल में नुकसान जो है ना हमारे हिंदू कम्युनिटी का हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बड़ा हमारे लिए कंसर्न है, एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमारे लिए कंसर्न है कि हमारे मुल्क के जो नागरिक है उनका लॉस हो रहा है, बेसिक एम्यूनिटी से दूर हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, देश इसके पे जाना है। जीडीपी हमारे किस लेवल पे गई है देखिए। सिर्फ अर्थव्यवस्था बड़ी होने के बोलने से जो है ना डेवलपमेंट नहीं होने वाला है। मेन कंस्ट्रक्टिव इश्यूज डाइल्यूटेड है, वहीं पे मुस्लिम नफरत भी समाज में बढ़ी। ना हम लोग एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर, ना हम लोग अर्थव्यवस्था के नाम पे बढ़े हुए, ना हम लोग मुल्क बोल के एक साथ रह रहे, एकात्मता खतरे में आ गई है। ये जितना भी वर्स्ट सिचुएशन हुआ है ना, ये धर्म के सियासत। अब आप जो बीजेपी का बोल रहे हैं ना सर, अब आपकी पार्टी आपने खड़ी कर दी है बीड से जी। अब आपकी पार्टी खड़े रहने के बाद फिर वोट आप फोड़ेंगे, यहाँ फिर बीजेपी की सीट निकाल के नहीं देने वाले आप उसी का तो काम कर रहे हैं। फिर नहीं, हम लोग को सीधा बोलना है कि वोट फोड़ने की बात नहीं, वी आर कमिंग विद द कंस्ट्रक्टिव एजेंडा जो हम लोग यहाँ पे देना चाहते हैं। जैसे मैंने बताया कि आज भी कई सारे प्रभाग है जहाँ पे 30-40 दिन पानी के लिए वेट करना पड़ता है, इंसान नहीं रहते वहाँ पे। आप इंफ्रास्ट्रक्चर बात आप देखिए, आप से 15 दिन का गैप है नहीं, कुछ जगह पे है, अभी भी कुछ प्रभाग है। मैं आपको बताता हूँ, अभी अमृत पानी योजना आई थी, लिटरली उसमें मोर देन 100 करोड़ का करप्शन हुआ है। कौन सा? ये ब्लू पाइपलाइन की बात? यस, ब्लू पाइपलाइन, मोर देन 100 करोड़। कौन उस पर बात किया? सब मिलजुल के खाने वाले लोग। वहीं पे डेवलपमेंट के नाम पे मिला क्या? आज आप सोचिए, यही बीड़ जिला है, जब सियासी बात होती है ना, आप सोचिए कि जहाँ पे इंसान को 2 वक्त के खाने के लिए अपने जिस्म का हिस्सा काटना पड़े, 600 से ज़्यादा औरतों ने ये किया यहाँ पे, बच्चेदानी निकाली ताकि जाके काम कर सके, गन्ना तोड़ने की। इसमें ये सिचुएशन है, यहाँ इंसान रहते हैं ना। मेरा बोलना ये बेसिक इश्यूज है जो आपने बताया ना, पेट्रोल महंगा हो रहा है, ये सारी चीज़ें हैं, नो डाउट। मगर अल्टीमेटली क्या इस मुल्क के एक शहर के लोग, मैं अगर उस तरह से देखा जाऊँ ना सर, तो मैं इसीलिए बोलता हूँ ना, हमारे कौन से फैक्ट्रियाँ हैं जो बंद हो रही हैं? सब आप एक पार्टी के मेंबर है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं एक मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ ताकि मैं लोगों को समझाता हूँ। मुझे बताओ, तो आप समझ लीजिए कि आप एक हमारे भाजपा के बीजेपी के नेता हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ, हमारे कौन सी फैक्ट्री है जो बंद हो रहे हैं? इसके हैं सब। 100 में से 98 गाड़ियाँ आपकी हैं। सही। हाँ, भरो पेट्रोल 150 रुपये से, सही बात। 370 आपने हटाए।
370 हटाई गई कश्मीर से, ठीक है। 370 जब हटी, 370A हटी। 370A की वजह से वहाँ पर जो ज़मीनें खरीद सकते हैं वो सिर्फ मिलीनियर्स और बिलीनियर्स खरीद सकते हैं। वो जो खरीदी गई, अंबानी ने, अडानी ने वहाँ ज़मीनें खरीदी, वहाँ पर उन्होंने फैक्ट्रीज बनाई, इंडस्ट्रीज बनाई। कश्मीर में रहता कौन? मुस्लिम कम्युनिटी मैक्सिमम में है, हमको नौकरियाँ मिल गई। हाँ, फिर दूसरी बात कि जब 370 हटाई गई, जब 370 हटाई गई तो आईटी सेक्टर के कई करोड़ जॉब्स चले गए थे, जिसको छुपाने के लिए बस एक ही मुद्दा चलाया गया था 370 का। तकरीबन 5 से 6 करोड़ जॉब्स गई। उसमें मुसलमान कितने होंगे? 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख। आपको लगता है कि 30 लाख मुसलमान नौकरी पे होंगे? नहीं। मैं बोल रहा हूँ पकड़ो 5 करोड़ 20 लाख कौन थे? अब तो मैं भाजपा को ही वोट डाल रहा हूँ। इसलिए मैं बोलता था कि भाई आप उसका जो आप जो बता रहे, लोगों को जागरूक कर रहे हैं ना, तो उसकी वजह से ये लोग जागने वाले नहीं हैं। भाजपा के लोग सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि नॉन मुस्लिम्स को कि मुसलमान को बस तकलीफ दो, वो तकलीफ में है तो हम खुश हैं। हम तकलीफ में नहीं है, हम बहुत खुश हैं, हमारा कोई नुकसान नहीं। लाड़की बहन योजना में सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुस्लिम की लेडीज़ ने। आप जाके देखो, बैंक में सिर्फ बुरखा नजर आएंगे आपको। साहिब साहब, आप जो बोले ना, नो डाउट, एक्चुअल में ये सर्कल सिस्टम के हिसाब से आपने जो रखा है ये फैक्ट है। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि भाजपा जो दिखा रही है ना कि हम अब्दुल पंचर वाले को टाइट कर रहे हैं, असल में वो अब्दुल को टाइट करने के चक्कर में आम हिंदुस्तानियों को टाइट कर रहे। वो मेजॉरिटी में हिंदू समाज है इसमें। हाँ। लेकिन धर्म की गोली इस तरीके से पिलाई गई है कि कुछ होश नहीं है। बस अब्दुल टाइट हो रहा है। हाँ। इस पे सेटिस्फाइड है, घर में राशन नहीं रहेगा लेकिन अब्दुल टाइट करना है। बस वो हमें ये बोलना है कि इस तरीके की राजनीति जो है ना, मुल्क के लिए धोखादायक है। और इसी तर्ज के ऊपर दूसरे पॉलिटिकल पार्टी, इससे होता यह है कि बॉटम लाइन पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक डेवलपमेंट नहीं होता है। हाँ ना, लेकिन अब जैसा ये पार्टीज वगैरह अब एक पहले कांग्रेस की भी सीट नहीं थी, कांग्रेस भी अभी इस बार शायद इलेक्शन लड़ रही है। फिर आपकी एसडीपीआई की है, ये सोने पे सुहागा 5-5, 6-6 लोग एक साथ लड़ रहे हैं। और फिर ये हमारा अब आपका और एक चीज़ देखा हूँ मैंने कि मतलब कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो आप किसी को छोड़ते नहीं। वो अब जैसे हमारे समीर खाजी साहब थे, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो है, उन पर भी आपने इल्ज़ाम लगा दिए कि कुछ उनका पता नहीं, आपने इल्ज़ाम करप्शन का इल्ज़ाम लगाए थे, तो लेकिन उल्टा उन्होंने आप पे 10.5 करोड़ का मानहानि का नाम लगा दिया ना। देखिए, एक चीज़ हम बोलना चाहते हैं कि आगे बढ़ना चाहता है सिर्फ एक मुस्लिम होने के या मुस्लिम नाम होने के बुनियाद पे जो है, हम करप्शन करने वाले को बख्शा नहीं जा सकता है। वक्फ के ताल्लुक से मुस्लिम कम्युनिटी के पास वक्फ प्रॉपर्टीज़ का बहुत मसला है, बहुत सारे भ्रष्टाचार के प्रकरण थे। अब तक हम लोग सिर्फ बोलते हैं कि वहाँ पे भ्रष्टाचार है। हमने आप खुद देखिए, यहाँ पे संगीन मस्जिद का मसला, उसके पीछे कौन था? वहीं पे पुणे में आप इमेजिन कीजिए कि 1200 करोड़ मार्केट वैल्यू की ज़मीन 9 करोड़ में दिया गया वक्फ के। 1200 करोड़ कहाँ पर? पुणे बानेर में। पुणे बानेर में 1200 करोड़ की ज़मीन 9 करोड़ में। फिर क्यों सवाल नहीं उठाएंगे? उसी के अलावा इसका सबूत है? यस, आपको और उससे शॉकिंग बोलता हूँ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल की योजना है, जिसमें गरीब लोग जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं उनको 3 से 4 लाख तक के लोन मिलता है गवर्नमेंट से बगैर ब्याज के। ये पैसा आम अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज तक जाना चाहिए था। ये पूरा पैसा जो है ना 90% पूरा राष्ट्रवादी के कार्यकर्ताओं को मिला। और किसको मिला मालूम? राष्ट्रवादी के कार्यकर्ताओं के घर वालों को, चाचा को, उनके बेटों को ये मिला। और हाइट ये है, वक्फ कर इसमें रिलेवेंसी में बता रहा हूँ आपको, बारामती में चंद मटका चलाने वालों को लोन चाहिए था। इन्होंने महामंडल से लोन मांगा, गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं था, तो वक्फ की ज़मीन इन्होंने गिरवी रखी। और हाइट ये है कि लोन लिया गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ने लोन दिया मटका चलाने के लिए, और मटका चलाया जा रहा है दरगाह की जगह पे, और वही दरगाह की ज़मीन गिरवी रखेगी। आप मुझे बताइए कि क्यों नहीं आवाज़ उठाएंगे? आवाज़ उठाए, तुमको बुरा लगा, आपकी इज्जत गई लगी आपको, आप कोर्ट में चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने तो बोला आप सच्चे हैं ना, कोर्ट में लड़ो, हम भी लड़ेंगे और हमको कॉन्फिडेंस है। और ये तो शुरुआत है, अभी लाइन में बहुत सारे ये है करप्शन के। मेरा यही बोलना है कि हमारा आदमी है, हमारा आदमी के बोलने के नाम पे आप भ्रष्टाचारियों को साथ मत दो। इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है,
वफ़ की जगह अगर सही से मैनेज की जाती थी तो ये नौबत नहीं आती थी। आपको मैं बोलता, अभी चेयरमैन है ना समीर काजी, आज मुस्लिम कम्युनिटी पूरे महाराष्ट्र में परेशान है। उम्मीद पोर्टल का लास्ट डेट आया है, हमारे पास रिसोर्सेस नहीं, ये नहीं है। क्यों? इसी वक्त में जब ये हमने भ्रष्टाचार बाहर निकाला तो इन्होंने PR मैनेज किया, पब्लिक रिलेशन के लिए इन्होंने क्या किया, बहुत सारे एक्टिविटी किए, जैसे फंड देने के, लोगों में जा जाके कुछ बाढ़ पीड़ित है उनको दे रहे पैसे बताया। वफ़ के रिलीफ के लिए जो पैसे जमा थे, वफ़ के ज़रिए से 25 लाख रुपए इन्होंने CM फंड में जमा किए। हाँ, हम ये बोलना है वफ़ के लोगों के पेमेंट्स नहीं जा रहे हैं, उनका पेमेंट नहीं हो रहा है। यही 25 लाख रुपए पूरे महाराष्ट्र में आप लगाते और एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से लोगों को हायर करते और उम्मीद पोर्टल पे वफ़ के प्रॉपर्टी को रजिस्टर करते, कर सकते थे ना। इनको उसकी परवाह नहीं है, हाँ, इनको अपना संभालना है। ये 25 लाख वफ़ के देने की ज़रूरत क्या थी? ये जो बाढ़ पीड़ितों को जो रिलीफ मिलना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट से मिलना चाहिए। इन्होंने अपनी इमेज बचाने के लिए वफ़ के पैसे 25 लाख रुपए दिए। और उम्मीद पोर्टल के लिए देना था ना, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करो, नहीं करेंगे। जो करना है वो काम छोड़ के दूसरा करेंगे, सवाल तो पूछेंगे और इसके आगे बहुत कुछ पूछने वाले हैं। नहीं मैं अब चलो आपका थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आ रहा है कि भाई असल में आप लोगों को जो है जागरूक करने के लिए जो काम कर रहे हैं SDPI, तो अगर आपकी सोच इतनी अच्छी है तो यहाँ पर आप हाईलाइट क्यों नहीं हो पाए? नहीं, देखिए बेसिकली ये है कि कुछ लोगों को जो है ग्लैमरस देखने का एक ये है। हमारे कम्युनिटी को कानों को सुनने वाले अच्छे अच्छे भाषण ये वो चाहिए। असल में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो है आफ्टर बीजेपी आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल पार्टी है। आइडियोलॉजिकल सोच है, घटिया है लेकिन सोच है। SDPI एक वाहिद पार्टी है बीजेपी के बाद में जो आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल पार्टी है। किसी शख्स की नहीं है, किसी जमात की नहीं है, किसी खानदान की नहीं है। यहाँ जो लोग जुड़े हैं एक आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हैं जो सोशल डेमोक्रेसी की आइडियोलॉजी है, ना धर्म पे है ना जाति पे है। और इस आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल पार्टी के कैडर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी। हम क्या कर रहे हैं, कैडर मतलब हम उनको ट्रेन कर रहे हैं। 5 चीज़ें बेसिक हम ट्रेन करते हैं। वो आइडियोलॉजी क्या होता है, बाद में लीगली आप कैसा फाइट कर सकते हैं। लीगल फाइट करने का मतलब FIR करना नहीं है। हम लोगों को ट्रेन करते हैं किस तरीके से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को आप अकाउंटेबल पकड़ना है, जाके सवाल पूछना है, साहब हमारा काम कर दो ना। ये वाला ट्रेनिंग नहीं देते। हम बोलते हैं ये क्यों नहीं हुआ है, हमको आपका ये दिखाइए, अर्थ बजट दिखाइए, ये दिखाइए। ये अकाउंटेबल पढ़ने की ट्रेनिंग हम हमारे कैडर को दे रहे हैं। हम ग्रास रूट लेवल की लीडरशिप को ऊपर लेके आ रहे हैं। और अक्सरियत में ये जो लोग हैं, ये जिनमें सलाहियत है वो लोग आगे आ रहे हैं। तो आपने इसमें फिर बाकी के कास्ट के लोगों को बीड़ में क्यों नहीं जोड़ा? मुझे तो ज़्यादातर इसमें नहीं, हमारे पास अभी यहाँ पे मगरे हैं, वाइस प्रेसिडेंट हमारे श्याम मगरे हैं, और भी है हमारे कई सारे जगह पे कैंडिडेट जो है हिंदू धर्म के हैं। और इसमें धर्म का हमारा रिस्ट्रिक्शन नहीं, जहाँ तक हमारा रिच है वो है। लेकिन होता क्या है ना, जिन लोगों का प्रस्तापित एस्टैब्लिश पॉलिटिकल ये है ना, वो लोग जो है ना नहीं चाहते कि हमारे जैसे कंस्ट्रक्टिव बात करने वाले आइडियोलॉजिकल लोग पॉलिटिकली आगे आए, क्योंकि वो करेंगे तो फिर धर्म की राजनीति कैसे कर पाएंगे, लोगों को धार्मिक नारों की बुनियाद पे जमा नहीं कर पाएंगे। आपने देखा रहेगा इसके पहले अल्लाह रसूल के नाम पे भी वोट मांगते लोग, लेकिन हम देखते जब अपॉर्चुनिटी आती है तो कभी दादा का दामन थामेंगे, कभी शिंदे का दामन थामेंगे। नहीं, चलिए खैर लास्ट में मैं बस इतना पूछूंगा कि यहाँ के अपने इलेक्शन में कुछ लोग खड़े किए हैं इस साल, तो नगर परिषद के ताल्लुक से आपका विजन बता दीजिए, तब उसके बाद नहीं देखिए बेसिकली हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे बहुत ही भ्रष्टाचार वो अधिकारी हो या फिर यहाँ के जो नेतागण हैं, जो लोग पॉलिटिशियन है ना, ये मिलजुल के संगनमत करके भीड़ के नगर परिषद के अंदर काम कम होता है और लूटने का काम होता है। और हमने ये देखा है कि इनके अंदर कोई विजन सोच भीड़ को लेके नहीं है। इलेक्शन के अंदर वो अपना एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक बिजनेस के जैसे देखते हैं पॉलिटिशियन, और वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद में 5 साल के बाद में से उसकी रिकवरी करते हैं। ये सोच है, इसको ख़त्म करने के लिए और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए। और आप देखेंगे हमारे जब सीट जीत के आएंगे ना, वो दूसरे प्रभाग और हमारे प्रभाग में लाख गुना फर्क होगा। यहाँ पे ऐसे लोग चुन के आते हैं जो जनरल बॉडी को JB बोलते हैं, जिनको पता ही नहीं फंड कैसे मैनेज होते हैं, क्या होता है, कहाँ से फंड रैक करना है। आपने जितने लोग खड़े किए ये सारा नॉलेज जानते हैं, बहुत तो उनको ट्रेन किया गया है और भी हम लोग ट्रेन करेंगे, क्योंकि हमने जो दिए हैं ना वो सियासी लोग नहीं थे पहले,
वो कुछ करना चाहते हैं, वो तड़प उनके अंदर थी। अच्छा। उनको ट्रेन वो हिसाब से कर रहे, और हम लोगों के लिए उनको अकाउंटेबल रखने वाले हैं। हाँ। और हर महीना हम लोग जनता दरबार जो है आम लोगों के बीच में, पब्लिक में उनको खड़ा करेंगे जीतने के बाद। बहुत अच्छे। आप कोई लास्ट में मैसेज देना चाहेंगे लोगों को इस इलेक्शन के ताल्लुक से? या जी, आप सीधा। मेरा ये बोलना है बीड़ वासियों को, यहाँ के नगर परिषद के अंदर में जो आते हैं, देखिए अब तक जो है हम लोग जो इमोशनल बातें करते हैं, लोग आपके पास आएंगे जज्बात और ये सारी चीज़ें, हम अपने कौम को जिताना है, हमारे कौम के लोग रुके हैं, ये बोल के आएंगे। हमने यहाँ पे आपको ये सोचना है, चाहे कोई भी आए, बेसिक आपके मसलों की जानकारी उसको है क्या, देखिए। उसके साथ साथ क्या वो आपके लिए लड़ सकता है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि चंद मसलों के लिए, लोकल मसलों के लिए आप लोग भाजपा जैसी संविधान विरोधी, देश विरोधी, विघटन विरोधी, एकात्मता विरोधी, इसकी साथ और इस सोच को मजबूत करने वाले पॉलिटिकल पार्टियों को आपने कभी जो है ना वोट नहीं करना चाहिए। और वोट नहीं करने का मकसद इस देश को बचाना है, इस संविधान को बचाना है। आपको गुलाबी रंग में आएंगे, चाहे वो राष्ट्रवादी भी हो, कोई भी हो, क्योंकि असल में हमने देखा है कि ये लोग नफ़रत के सियासत को हमेशा ताकत देने का काम किए। आज भाजपा ये जैसे लोग जो समाज को बांट रहे हैं, ये बांट इसलिए रहे हैं क्योंकि चंद पार्टियां जैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस है, शिंदे सेना है, ये पार्टियां उनको सत्ता में बनाए रखे हुए। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, इस भीड़ को शांतता में रखिए और सुलझे हुए समझदार लोगों को चुन के दीजिए, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, जो आपके मसलों को जानता हो, ना कि खानदानी सियासतदानों को चुन के दीजिए। बहुत अच्छा लगा सर आपसे थैंक यू बात करके। साहिब। और मैंने तो बहुत तीखे सवाल निकाले थे, पर आप हिले नहीं। बहुत अच्छे जवाब रहे आपके। तो आई होप यू विल लाइक द वीडियो। और भी बहुत सारे पॉडकास्ट यहाँ होने जाएंगे इलेक्शन को लेके या उसके बाद भी। तो अगर आप इसी तरह से सारे पॉडकास्ट को देखना चाहते हैं तो साया एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि मेरे कंटिन्यू पॉडकास्ट आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।